आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। और पिछला क्लास में हमने टाना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ा। टाना भगत आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्र स्तर पर जितने सारे कदम उठाए गए थे, राष्ट्र स्तर पर या फिर राष्ट्र स्तर पर जितने सारे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, चाहे वो गांधी जी के द्वारा हो या किन्हीं और के द्वारा, तो उनमें झारखंडियों का या फिर झारखंड का क्या योगदान रहा वो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में झारखंड की भूमिका पर प्रकाश डालें, अथवा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड के क्रांतिकारियों की भूमिका का विवरण दें। तो हमें क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुआ था उसमें झारखंडियों का क्या योगदान रहा हमें उल्लेख करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस के बारे में देखते हैं। तो कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुआ था, और कांग्रेस की स्थापना के साथ जो पूरे भारत में राष्ट्रीयता का उदय माना जाता है, पूरे भारत में राष्ट्रीयता का उदय। देखिए, कांग्रेस का जो शुरू का 20 साल रहा ना, शुरू का 20 साल 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है, और 1885 से 1905 तक इसको कहते हैं हम लोग उदारवादी चरण या फिर उदारवादी काल या फिर नरमपंथी। इसमें अहिंसक नीति को अपनाया जाता है, यानी कि हिंसा एकदम ही नहीं अपनाना है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखना है। तो शुरू का जो 2 दशक था यानी कि 20 साल, ये बिल्कुल संवैधानिक नरमदलीय या फिर नरमपंथी या फिर उदारवादी चरण था कांग्रेस का, और इसको कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे पहला चरण। प्रथम चरण था अहिंसकवादी या फिर उदारवादी या फिर नरमपंथी, जो बोल दीजिए। और उसके बाद 1905 से 1917 तक का जो टाइम पीरियड रहा ये था उग्रवादी या फिर गर्मपंथी। इसमें हिंसक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो कांग्रेस का सबसे पहला चरण या फिर नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण 1885 से 1905 तक। तो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीयता का उदय कांग्रेस की स्थापना के साथ माना जाता है। कांग्रेस के इतिहास के प्रथम 20 वर्षों तक उदारवादियों या नरमपंथियों का प्रभाव बना रहा। इसी कारण इस चरण को नरमपंथी या उदारवादी चरण कहा जाता है। तो वही मैंने आपको बताया कि शुरू का जो 20 साल रहा कांग्रेस का, इसको हम लोग नरमपंथी या उदारवादी काल कहते हैं। फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रवादी गतिविधियां कांग्रेस के साथ जुड़ गई। अब राष्ट्रवादी गतिविधियां क्या क्या है कांग्रेस के साथ, मतलब यहाँ पे हमने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रवादी गतिविधियां कांग्रेस के साथ जुड़ गई। तो राष्ट्रवादी गतिविधियां क्या क्या था, कौन कौन सा कदम उठाए गए थे, ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि आधुनिक इतिहास में। अभी हम लोग देखेंगे कि झारखंडियों का यानी कि झारखंड के निवासियों का इसमें क्या योगदान रहा। तो झारखंड के निवासियों ने कांग्रेस के प्रति अपार उत्साह दिखाया तथा इसके वार्षिक अधिवेशनों में झारखंड के प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग लेते। हमने टाना भगत आंदोलन जब पढ़ा था पिछला क्लास में, तब हमने ये चीज़ को बताया था कि टाना भगत जितने सारे थे वो सब भी गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और कांग्रेस के सारे अधिवेशनों में वे भाग लेते थे। तो यह सेम बात यहाँ भी है। नेक्स्ट है, इस चरण में कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी बुद्धिजीवियों ने किया, और इन 2 दशकों में कांग्रेस का उद्देश्य एवं साधन नरमदलीय
अथवा संवैधानिक था। तो यही था सबसे पहला चरण, एकदम अहिंसात्मक नीति को अपनाया गया, यानी कि उदारवादी काल। आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन का दूसरा चरण जो है 1905 से 1917 तक। तो इसमें क्या होगा, तो भारतीय राजनीति में 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक गर्मपंथियों या उग्रवादियों का प्रभाव बना रहा। भारतीय राजनीति में उग्रवाद दो प्रकार का था। अब देखिए, उग्रवाद जो था वो दो प्रकार का था। सबसे पहला, कांग्रेस के भीतर उग्रवाद दल, ठीक है, कांग्रेस के भीतर एक उग्रवाद, तो कांग्रेस के भीतर उग्रवाद दल का उदय। और दूसरा था देश में क्रांतिकारी दल का उदय, यानी कि एक कांग्रेस के अंदर और एक देश के अंदर। तो झारखंड में उग्रवाद के दूसरे रूप अर्थात क्रांतिकारी रूप का विकास विशेष रूप से हुआ। तो मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे जो झारखंड के लिए हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो झारखंड में भी क्रांतिकारी का जो रूप है वो हमें देखने को मिलता है। बम पिस्तौल की नीति में विश्वास करने वाले राष्ट्रवादियों को क्रांतिकारी तथा उनके आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। तो सिंपल लाइन है कि जो लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपना रहा है उसको क्रांतिकारी आंदोलन कहा जा रहा है। वे बलपूर्वक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। कहा जाता है कि दूसरे चरण के क्रांतिकारी जैसे कि अशफाक उल्लाह खान, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पंत राय कई दिन झारखंड में छुपे रहे और इस दौरान क्रांतिकारी आंदोलन तथा अपने विचारों का फैलाव भी किए। इस चरण में झारखंड में उग्रवादी दल की तुलना में क्रांतिकारी अधिक सक्रिय रहे। तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि उग्रवादी चरण जो है वो 1905 से 1917 तक है, ये याद रखना है। अब उग्रवादियों का भी दो चरण है। पहला चरण जो कांग्रेस के भीतर समाया हुआ था और दूसरा चरण जो देश के लिए था। झारखंड में उग्रवादियों का अगर हम लोग स्वरूप देखें तो किस प्रकार से था, तो यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल कि ऐसा माना जाता है कि अशफाक उल्लाह खान, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पंत राय, ये सब जो क्रांतिकारी थे ये कई दिनों तक झारखंड में ही छुपे रहे थे और अपने क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार कर रहे थे और अपने विचारों को भी फैला रहे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों का क्षेत्रवार विवरण किस प्रकार से था। तो वही लिखिए कि झारखंड में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों का क्षेत्रवार विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला था रांची। रांची में देखते हैं किस प्रकार से आंदोलन किया गया था। तो यहाँ गणेश चंद्र घोष ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और ये जो क्लास है आपका मेंस तो कवर होगा ही, पीटी भी कवर होगा। पीटी से भी यहाँ से क्वेश्चन पीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो चरण है उसमें से रांची सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो रांची में जो इसका का नेतृत्व किया गया था वो नाम आपको याद रखना है, गणेश चंद्र घोष के द्वारा। मानभूम के रास्ते कलकत्ता के निकट होने के कारण बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए वर्तमान धनबाद है ना, उसी को उस टाइम मानभूम कहा जाता था। तो मानभूम और कलकत्ता, मानभूम के रास्ते कलकत्ता पहुंचते हैं हम लोग, तो मानभूम के रास्ते कलकत्ता निकट होता था, जिस कारण से बंगाल के जितने क्रांतिकारी थे वे सब यहाँ पे झारखंड आते थे और बंगाल के क्रांतिकारी का आंदोलन झारखंड क्षेत्र में पड़ा था। तो हावड़ा के बेलूर मठ के सचिंद्र कुमार सेन अपने पिता के साथ डोरंडा में ठहरा था। डोरंडा रांची में ठहरा था और पुलिस इसे क्रांतिकारी मानती थी। एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति हेमंत कुमार बोस नवंबर 1913 ईस्वी में रांची आकर
P.N. बोस के यहाँ ठहरा था। यानी कि बंगाल से झारखंड आना जाना इन लोग का चलता रहता था। क्रांतिकारी का नेतृत्व यहाँ पे रहकर भी ये लोग करते थे। उनमें से कुछ का नाम, उनमें से एक आपको याद रखना है, गणेश चंद्र घोष, जो कि क्रांतिकारियों का लीडर थे। उसके बाद एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम और है हेमंत कुमार बोस। ये भी रांची में आकर P.N. बोस के यहाँ पे ठहरे थे। एक सचिंद्र कुमार सेन, ये भी अपने पिता के साथ डोरंडा में ठहरा था। सब क्रांतिकारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हजारीबाग में देखते हैं कौन कौन है। तो हजारीबाग जिला के गिरिडीह नगर में, देखिए गिरिडीह उस टाइम जिला अलग से नहीं बना था, हजारीबाग में ही हजारीबाग में ही गिरिडीह शामिल था। तो हजारीबाग जिला के गिरिडीह नगर में 1913 ईस्वी में आवर स्वाधीन भारत, ये याद रखना है आपको, आवर स्वाधीन भारत शीर्षक वाले पर्चे खंबे पर चिपकाए गए। यानी कि स्वाधीनता का बात कर रहे हैं। ये पर्चे खंबे में चिपकाए गए और इसे खंबे पर चिपकाने का काम जो किया था वो निर्मल चंद्र बनर्जी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज के कुछ छात्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। इनमें से एक था राम विनोद सिंह। 14 नवंबर 1918 को राम विनोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हजारीबाग का जतिन भागा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये था हजारीबाग। तो इसमें याद रखना है कि आवर स्वाधीन भारत टाइटल के साथ जो पर्चा था वो खंभे पर चिपकाया जा रहा था। चिपकाने वाले कौन थे? निर्मल चंद्र बनर्जी थे। और संत कोलंबा कॉलेज, तो संत कोलंबा कॉलेज जो कि हजारीबाग में स्थित है, वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट इस क्रांतिकारी में शामिल थे और उनमें से एक था राम विनोद सिंह, जिसको वहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा, जो कि ब्रिटिश था यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी को हम लोग जतिन बाघा उपनाम से भी जानते हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से बना है कि हजारीबाग का जतिन बाघा किससे कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह को। नेक्स्ट है सिंहभूम। तो सिंहभूम क्षेत्र के जमशेदपुर, चाईबासा में ढाका तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी अक्सर आकर छिप जाते थे। देखिए इसका लाइन थोड़ा सा, इस लाइन को मैं सुधार दूंगा अच्छा से। इसमें कहने का तात्पर्य है कि ढाका जो कि बांग्लादेश में है, वर्तमान बांग्लादेश, तो उस टाइम तो बांग्लादेश अलग से बना नहीं था, बंगाल में ही शामिल था बांग्लादेश। तो जो ढाका था और कलकत्ता के जो क्रांतिकारी था वो झारखंड आके छिप जाता था और यहीं से अपने आंदोलन को उनका जो क्रांतिकारी का जो स्वरूप था वो आगे बढ़ाता था और यहीं से क्रांति का प्रचार करता था। तो ढाका और कलकत्ता के क्रांतिकारी अक्सर आकर छिप जाते थे। कहाँ पे छिप जाते थे? तो सिंहभूम क्षेत्र के जमशेदपुर में और चाईबासा के क्षेत्र सब में, इस सब में छिप जाते थे। तो ठीक लाइन है कि सिंहभूम क्षेत्र के जमशेदपुर, चाईबासा में ढाका तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी आकर छिप जाते थे और क्रांति का प्रचार करते थे। उनमें से कुछ का संपर्क विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से भी था। तो कुछ का संपर्क था विदेशों से। टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी 1908 में न्यूयॉर्क जाने के बाद घोषणा की कि भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का एकमात्र साधन है। और क्या है वो साधन? तो वह है रक्त रंजित क्रांति, यानी कि अच्छा से मार काट किया जाए एकदम। सुरेंद्र कुमार राय जैसे कर्मचारी भी क्रांतिकारियों को प्रत्येक तरीके से मदद पहुंचाने का कार्य करते थे। तो इजी लैंग्वेज है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिंहभूम क्षेत्र जो में जमशेदपुर और चाईबासा, यहाँ पर जो ढाका और कलकत्ता के क्रांतिकारी सब थे वो आकर छिप जाते थे और अपना क्रांति का जो प्रचार था वो करते थे। कुछ का संपर्क विदेशों में भी रह रहे क्रांतिकारियों से था। इनमें से एक नाम आपको याद रखना है, अमरनाथ मुखर्जी। ये न्यूयॉर्क जाने के बाद क्या घोषणा किया कि अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का एकमात्र साधन यही है कि रक्त रंजित क्रांति हो। और इसमें सुदर्शन कुमार राय जैसे कर्मचारी भी क्रांतिकारियों को प्रत्येक तरीके से मदद पहुंचाने का कार्य करते थे। तो ये भी हो गया।
नेक्स्ट है संथाल परगना। तो यह उग्रवाद के दोनों रूपों का विकास हुआ। यहाँ पे उग्रवाद के दोनों रूपों का विकास हुआ। अब उग्रवाद का दोनों रूप क्या था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि दूसरे शब्दों में कि यहाँ कांग्रेस के भीतर रहकर काम करने वाले उग्रवादी दल के साथ साथ कांग्रेस के बाहर रहकर गुप्त संस्थाओं समितियों से जुड़कर काम करने वाले क्रांतिकारी दोनों सक्रिय थे। यानी कि एक कांग्रेस के भीतर और एक कांग्रेस के बाहर, दोनों यहाँ पे शामिल है। तो कांग्रेस के भीतर रहकर कुछ उग्रवादी दल है और कांग्रेस के बाहर रहकर भी गुप्त संस्थाओं समितियों से जुड़ करके वो क्रांतिकारी अपना जो क्रांतिकारी का स्वरूप है वो अपना रहे हैं। कुछ नाम है, याद रखना है आपको कि राज नारायण बोस, वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे लोगों के संपर्क से संथाल परगना में स्वदेशी आंदोलन को बल मिला। चलिए, हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, जितना सफिशिएंट है उतना हो चुका है। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन की किसी भी विचारधारा से अछूता नहीं रहा। क्रांतिकारी गतिविधियां जिनका मुख्य केंद्र बंगाल था, उससे झारखंड पूर्णतः समर्पित रहा तथा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ओवरऑल झारखंड वासियों भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। बस कंक्लूजन भी हमारा हो चुका। तो एक आंसर हमारा तैयार हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो फिर से वही बात मैं बोलूँगा कि असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो झारखंड से संबंधित है। चलिए आंसर देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में भारतीयों के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही दमनकारी कार्य चला रही थी। इसी दौरान रौलट एक्ट कानून को लागू करना, उसके खिलाफ जालियांवाला बाग में प्रदर्शनकारी भारतीयों पर गोली चलाने जैसी घटनाएं घटी। प्रदर्शन के क्रम में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे विद्रोह का स्वर और ऊंचे हो गए। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, एक है रौलट एक्ट। ये क्या है, तो ये एक ब्लैक एक्ट था, यानी काला कानून। इसके तहत क्या होता था, तो इसके तहत अंग्रेज संदेह के आधार पर, यानी कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। और अंग्रेज इस कानून का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करने लगा। तो इसी के खिलाफ में जालियांवाला बाग जो कि पंजाब का एक जगह है, वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ सम्मेलन कर रहे थे आपस में। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा गोली चलाया जाता है। जनरल डायर था बदमाश, जो आदेश देता है गोली चलवाने का। तो गोली चलाया जाता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मारा जाता है इस हत्याकांड में। तो ये सब घटना घटी थी यहाँ पे। तो प्रदर्शन के क्रम में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद ये विद्रोह और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गांधी जी ने इस संबंध में भारतीयों को, खासकर बुद्धिजीवी, छात्र, वकील, डॉक्टर आदि से अपील किया कि यदि हम लोगों अंग्रेज़ों का सहयोग करना छोड़ दें। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जब इतना सारा घटना हो चुका, रौलट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग तक हो चुका, काफ़ी सारे निहत्थे लोगों की यहाँ पे जाने चली गई, तो गांधी जी आए और अपना आंदोलन, जो उनका जो स्वरूप था वो अपना जारी रखें। उसने कहा, गांधी जी का यह एक बहुत ही अच्छा कदम था। गांधी जी का ये कहना था कि देखिए, अंग्रेज़ों का सहयोग करना छोड़ दो। यदि हम लोग अंग्रेज़ों का सहयोग करना ही छोड़ दें तो इससे क्या होगा, तो अंग्रेजी हुकूमत स्वयं भागने पर विवश हो जाएंगी। और इसी विचार ने गांधी जी को अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दी। तो यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है, 1920 में। तो सन 1920 ईस्वी में विधिवत तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे झारखंड भी अछूता नहीं रहा। तो वही बात, असहयोग आंदोलन में हमने अभी जितना कुछ देखा, अभी इतना ही रखिए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में असहयोग आंदोलन के बारे में और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो सिंपल सा अभी आपको यही याद रखना है कि रौलट एक्ट के विरोध में
रॉलेट एक्ट क्या था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कानून था। इसको बिना दलील बिना अपील का कुछ कानून कहते हैं। इसके तहत लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। तो अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाने लगे। लोग इसके खिलाफ में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ सब लोग सभा आयोजन किए थे। तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाया जाता है। उसके बाद से काफ़ी सारा लोग इसमें मारे जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी सोचते हैं, गांधी जी का जो विचार रहता है कि क्यों ना अंग्रेजों को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया जाए। तो गांधी जी अपने सभी अनुयायियों को बोलते हैं, सभी भारतवासियों से अपील करते हैं कि देखिए, अगर हम लोग अंग्रेजों के सारे प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे, यानी कि उन लोग को सहयोग कर भी मत करो, किसी भी चीज़ में मत करो, तो वो लोग अपने परेशान होकर यहाँ से चले जाएंगे। और यही था असहयोग आंदोलन का स्वरूप। और इसकी शुरुआत हुई 1920 ईस्वी में। अभी इतना ही जानिए, बाकी हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, हालांकि और कुछ बचा है ही नहीं, इतना ही है। तो 1920 ईस्वी में विधिवत तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखते हैं इसमें झारखंड का क्या क्या योगदान रहा। तो इससे झारखंड भी अछूता नहीं रहा, अर्थात इस आंदोलन की चिंगारी झारखंड में भी तेजी से फैली। जगह जगह पर इसे विभिन्न लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया। इसकी प्रकृति राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों के जैसी ही थी। जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर इसका कार्यक्रम चल रहा था, झारखंड में भी सेम स्ट्रेटेजी को अपनाया गया था। तो असहयोग आंदोलन का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है। कहाँ पे? तो झारखंड में। लिख दीजिए यहाँ पे कि झारखंड में असहयोग आंदोलन का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है। पहला है रांची। तो रांची असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख केंद्र था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान रांची एवं इसके आसपास के क्षेत्र में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन में आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1921 ईस्वी में रांची में आयोजित वार्षिक पिंजरापोल समारोह में भोलानाथ वर्मन, अब्दुल रज्जाक, पद्मराज जैन आदि ने भाषण दिया और इस आंदोलन के दौरान रांची एवं लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करने का मेन मकसद यही था कि अंग्रेजों के विद्यालय में किसी को नहीं पढ़ना है, अंग्रेजों का सभी चीज़ों को बहिष्कार करना है, बस यही मोटिव था। तो रांची में यही याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का जो मेन केंद्र था वो रांची था। रांची से इस आंदोलन को लीड किया जा रहा था। यहाँ पे कई सारा सभाओं का आयोजन किया गया था। इसमें आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। एक समारोह याद रखिए, पिंजरापोल समारोह में कौन कौन भाग लिया था? तो भोलानाथ वर्मन, अब्दुल रज्जाक, पद्मराज जैन, इतने सारे ने, हालांकि और भी थे लेकिन हमने इम्पोर्टेंट सबको रखा। भोलानाथ वर्मन, अब्दुल रज्जाक, पद्मराज जैन, इसने भाषण दिया और इस आंदोलन के दौरान रांची में और लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। रांची में और लोहरदगा में। नेक्स्ट है पलामू। तो 1920 के कोलकाता अधिवेशन के पश्चात 1920 के कोलकाता अधिवेशन के पश्चात क्या हुआ? तो पलामू के आदिवासी नेता, नाम क्या था? धनी सिंह खरवार। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काट करके कपास की खेती शुरू करने का निर्णय लिया गया था। धनी सिंह खरवार का कहना था कि जंगलों का काटो और यहाँ पे हम लोग कपास को उगाएंगे। और धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा भी घोषित कर दिया गया था। फिर धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में आदिवासियों का एक विशाल जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा, जिसे लाठी चार्ज करके खदेड़ दिया गया। तो वहाँ पे काफ़ी लाठी चार्ज हुआ। फिर 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज़ की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वां अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मजहरुल हक, अब्दुल बारी, फिर जी इमाम, हसर आरजू,
चंद्रवंशी सहाय एवं कृष्ण प्रशांत सेन, इतना नाम याद नहीं रहेगा तो एक आध को भी याद रख लीजिएगा, आदि ने भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस के द्वारा इसी आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस के द्वारा डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया था। तो यही है पलामू वाला। तो पलामू में किस प्रकार से हुआ ये आंदोलन, तो एक नाम याद रखना है, धनी सिंह खैरवार। धनी सिंह खैरवार को पलामू का राजा भी घोषित किया गया था। इसने ये निर्णय लिया था कि अब हम लोग यहीं के जंगलों को काट करके कपास की खेती करेंगे। फिर धनी सिंह खैरवार के नेतृत्व में कई आदिवासियों ने भी इनके साथ दिया था, इनके साथ खड़े थे और सभी को डाल्टनगंज पहुंचाया गया था, ताकि एक विशाल वहाँ पे कुछ जुलूस निकाला गया था, लेकिन उन सभी में लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करके सबको खदेड़ दिया गया। फिर 10 अक्टूबर 1920 के टाइम है जब CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन संपन्न होता है। और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, नाम याद रख लीजिएगा, मजहरुल हक, अब्दुल बारी, जी इमाम, हसर आरजू, फिर चंद्रवंशी सहाय, कृष्ण प्रशांत सेन आदि ने भाग लिया। और इसमें से इसी आंदोलन के दौरान जो पलामू कांग्रेस के द्वारा डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था और इसके प्रधानाध्यापक बने थे बिंदेश्वरी पाठक। अब हम लोग हजारीबाग चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने अपने पढ़ाई को ही छोड़ दे रहा है। इसके साथ ही ये याद रखना है कि राम नारायण सिंह के साथ साथ कई वकीलों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। और हजारीबाग में आंदोलन के व्यापक होने पर आंदोलन के नेता बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह, त्रिवेणी प्रसाद और सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो क्या हुआ हजारीबाग में आंदोलन जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जो थे वे अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। राम नारायण सिंह के साथ साथ कितने सारे वकीलों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया। और हजारीबाग में जो आंदोलन का जो व्यापक स्तर को देखते हुए वहाँ के जो नेता था, जैसे कि बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह और त्रिवेणी प्रसाद एवं सरस्वती देवी, इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर 5 से 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। अभी जो हुआ था पलामू में वो था 15वां अधिवेशन, अब यहाँ पे 16वां अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, फिर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार एवं स्वयं सेवकों की सेवाओं से जुड़े प्रस्ताव को पारित किया गया। यानी कि विदेशी चीज़ों को यहाँ पे हटाया गया और खुद का चीज़ों को यहाँ पे अपनाया गया, यानी कि स्वयं सेवकों की सेवाओं से जुड़े प्रस्ताव को पारित किया गया। नेक्स्ट है सिंहभूम। तो इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। 5 से 9 फरवरी के बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में किया गया था। याद रखना है सिंहभूम में किस प्रकार से आंदोलन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या क्या हुआ इस आंदोलन के तहत। तो चक्रधरपुर में आपका राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। और 5 से 9 फरवरी इसके बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, जमशेदपुर के गुलमुरी मैदान में। इन सभाओं की अध्यक्षता कौन कौन कर रहे थे, तो BG साठे, प्रभास चंद्र मित्र, के भट्ट और अब्दुल गनी ने की। क्रम से कहने का मतलब है कि 5 से 9 तारीख तक यहाँ पे सभा का आयोजन किया जा रहा है ना,
तो 5 तारीख वाला में ये थी, 6 तारीख में हो गया प्रभाष चंद्र मित्र, 7 तारीख को के भट्ट, 8 तारीख को अब्दुल रानी ने की थी। इस दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर के गुलमुरी मैदान में एवं 13 मार्च को चाईबासा में जनसभा का आयोजन किया गया और 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। देखिए यहाँ पे 5 से 9 फरवरी जो हमने लिखा है, तो 5 तारीख वाला अध्यक्षता किए थे BG साठे, 6 तारीख वाला किए थे प्रभाष चंद्र मित्र, उसके बाद 7 नहीं है, उसके बाद 8 तारीख वाला किए थे के भट्ट और 9 तारीख वाला किए थे अब्दुल गनी। ये है, हालांकि अगर आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सिंहभूम में। और ये आपको याद रखना है कि ये जो सभाओं का आयोजन किया गया था ये गुलमुरी मैदान में किया गया था, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। और इस दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर के गुलमुरी मैदान में और 13 मार्च को चाईबासा में जनसभा का आयोजन किया गया था और 15 मार्च को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें कि इस आंदोलन को किस प्रकार से झारखंड में अपनाया गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, ये चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि असहयोग आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो गांधी जी ने अपने सभी को, मतलब पूरे भारतवासियों से कहा था कि अगर हम लोग अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही जल्द आज़ादी मिल जाएगी, 1-2 साल के अंतर्गत हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी को लग गया था कि ये आंदोलन नहीं, मतलब इस आंदोलन का लाभ हमें तुरंत तो नहीं मिलने वाला है, तुरंत आज़ादी नहीं मिलेगा। और गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेना भी चाहते थे। जब ये आंदोलन देखने लगा, मतलब लंबा जा रहा था और आज़ादी नहीं मिल रहा था, तो गांधी जी को लगा कि अब इसको वापस ले लेना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट कैसे ले लेता? तो 5 फरवरी को हो गया कुछ कांड, कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को एक बहाना मिल गया इस आंदोलन को वापस लेने के लिए और गांधी जी इसको वापस ले लिए। हालांकि इस चीज़ को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता दिया। तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर, सीधा सीधा याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे एक हिंसात्मक घटना हो गई। क्या हुआ? तो इस हिंसात्मक घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ? तो इस हत्याकांड में लोगों की उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, यानी कि कुछ पुलिस वाले थे, उसे को जेल के अंदर में ही दिया आग लगा के, और उसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। तो 23 तो पुलिसकर्मी जिंदा जल गए वहीं पे। तो गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेने के लिए एक बहाना मिल गया। इसमें बोला गया था अहिंसक आंदोलन है, सिर्फ अंग्रेज़ों को क्या करना है? असहयोग करना है। लेकिन यहाँ पे तो भारी हिंसा हो गया, तो गांधी जी इसी कारण से इस आंदोलन को वापस ले लिए, जिस कारण से काफ़ी सारा लोगों के बीच उनका मनमुटाव भी हो गया था। काफ़ी सारा लोग और जितने सारे वहाँ पे नेता भी थे, सब गांधी जी से थोड़ा सा नाराज़ भी हो गए थे कि एक क्षेत्र में अगर कहीं कुछ दंगा होता है तो पूरा भारत में आंदोलन को ठप करने की क्या आवश्यकता? ऐसा प्रश्न गांधी जी से पूछा जा रहा था। तो 23 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए और इस घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत से लेकर के शुरुआत कैसे हुआ? 1919 का जो नियम तो लाया गया था, रॉलेट एक्ट, साथ ही साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद से गांधी जी को लगा कि इस नीति को अपनाने से हमें आज़ादी मिल सकती है। तो हमने आज़ादी का स्वरूप को देखा, आंदोलन आज़ादी बोल दी गलती से। गांधी जी को लगा कि इस आंदोलन अगर हम लोग जारी रखेंगे, यह आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे तो हमें 1-2-3 साल के अंतर्गत आज़ादी मिल सकता है। लेकिन ये आंदोलन तो शुरुआत हो गया और काफ़ी लंबा चला भी, यानी कि गांधी जी जैसा सोच रहे थे वैसा उनको नज़र नहीं आ रहा था कि हमें आज़ादी नहीं मिलने वाला है। गांधी जी को लग गया था कि हमें आज़ादी नहीं मिलने वाला है और वह आंदोलन को वापस लेना चाहते थे। और 5 फरवरी 1922 को हो गया चौरी चौरा हत्याकांड। गांधी जी को लगा कि ये तो अहिंसक आंदोलन था,
लेकिन इसमें बहुत भारी हिंसा हो गया, तो जिस कारण से यह आंदोलन मैं वापस लेता हूँ। और गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिए। और इसी के साथ यह आंदोलन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग इस चैप्टर में और भी जितना सारे महत्वपूर्ण आंदोलन है वो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। और कल हमारा झारखंड जीके खत्म हो जाएगा। और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन एक आध जो रह गया है वो मैं अलग से आपको करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।